हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रतिरक्षा की, उसके बाद में बात करेंगे रक्त समूह की। कौन कौन से रक्त समूह होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले दो परिभाषाएं वो लिख लेते हैं। तो पहली परिभाषा है वो है प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता। तो यहाँ पहली परिभाषा लिख लेते हैं। प्रतिरोधक क्षमता। तो लिख लेते हैं शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरोधक क्षमता। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। तो ये थी हमारी पहली परिभाषा की प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं। तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरोधक क्षमता। दूसरी जो हमारी परिभाषा थी वो थी प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान। अब हमारे पास जो दूसरी परिभाषा आई वो लिखनी है अपन को प्रतिरक्षा विज्ञान की। तो रोगाणुओं के उन्मूलन, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं के उन्मूलन से संबंधित क्रियाओं व तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणु उन्मूलन से संबंधित क्रियाओं व अंगों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। ये तो बात थी हमारी, जो दो परिभाषाएं थी वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में जो आगे अपन बात करेंगे वो है कि मानव के अंदर प्रतिरक्षा किस प्रकार होती है, यानी कौन से तरीके से होती है। तो हमारे पास जो मानव के अंदर है वो दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती है। तो यहाँ लिख लेते हैं, अपनी एक हेडिंग बना लेते हैं, प्रतिरक्षा विधि। प्रतिरक्षा विधि आगे लिखेंगे मानव में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई
जाती। कौन कौन सी है 2 प्रकार की? नंबर 1 स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, इसको अपन जन्मजात भी बोल सकते हैं। जो पहली हमारी प्रतिरक्षा विधि है वो है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, और नंबर 2 है वो है उपार्जित, यानी जो जन्म के बाद में उपार्जित की जाती प्रतिरक्षा विधि। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे स्वाभाविक और उपार्जित प्रतिरक्षा विधियों का। चलो नंबर 1 बात करते हैं। हमारे पास जो विधि थी वो थी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। चलो अब बात करते हैं इसकी कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि क्या होती है। तो आपको बताते हैं कि स्वाभाविक का मतलब कि सभी के लिए समान रूप से कार्य करने वाली, और इस प्रतिरक्षा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके जितने भी कारक होते हैं, जितने भी इसमें भाग लेते हैं, वो सभी के सभी जन्मजात होते हैं, जन्म के पश्चात नहीं आते, जन्म से ही मानव के साथ में होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, यह हैं जन्मजात होती है, यानी ये जन्म से ही साथ में ही पैदा होती है। इसके बाद में दूसरा कि सभी रोगाणुओं के लिए, चाहे कोई सा भी रोगाणु हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे जुखाम का हो, चाहे कोरोना का हो, कोई भी हो, सभी के लिए समान रूप से कार्य करती है। तो यहाँ लिख लेते हैं सभी रोगाणुओं के लिए समान रूप से कार्य करती है। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से कारक या अंग भाग लेते हैं। तो इसके लिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके प्रमुख कारक निम्न हैं। नंबर 1 बात करते हैं। जो पहला कारक है उसका नाम है भौतिक अवरोध। भौतिक का अवरोध, भौतिक का मतलब होता है बाहरी, यानी वो चीज़ें जो बाहर से किसी रोगाणु को अंदर प्रवेश नहीं करने देती। अब बात करें रोगाणु क्या होता है। रोगाणु वो प्रत्येक कण है जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचाता है। तो रोगाणु में जैसे मिट्टी का कण भी अगर हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो रक्त, जैसे मान लीजिए हमारी त्वचा है, ये मिट्टी को अंदर नहीं जाने देती, अगर ये अंदर चली जाती तो हमें नुकसान होता। तो भौतिक अवरोध में जो सबसे पहला अवरोध आता है वो है अपना त्वचा। इसके बाद में नंबर 2 है नासा छिद्र। नासा छिद्र में पाए जाने वाले बाल, पाए जाने वाले बाल वह श्लेष्मा।
etc। तो ये था हमारा नंबर 1 भौतिक अवरोध। अब इसके बाद में जो नंबर 2 है वो है रासायनिक अवरोध। हमारा एक हो गया भौतिक अवरोध, नंबर 2 है रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा मुख्य में जो पाई जाती है लार। लार भोजन के साथ में आए बैक्टीरिया को, कुछ जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनको नष्ट कर देती है, सभी को नष्ट करने की कोशिश करती है लेकिन जो सामान्य होते हैं उनको तो ख़त्म कर देती है, बाकी को तो नहीं कर पाती। उसके बाद में आगे बात करते हैं पसीना। पसीने के अंदर हमारे शरीर का जो यूरिया है वो बाहर निकल जाता है जिससे अपन बीमार नहीं होते। उसके बाद में नंबर 3 है आंसू। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं हमारा जो नंबर 3 अवरोध है। पहला हो गया, नंबर 3 बात करते हैं कोशिकीय अवरोध। जो हमारा नंबर 3 है वो है कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध के अंदर पहली बात तो कि जब एक कोशिका दूसरे कोशिका के अंदर किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु को भेजती है तो कोशिका झिल्ली के अंदर अर्धपारगम्यता पाई जाती है जो हानिकारक पदार्थों को अंदर नहीं आने देती। पहला अवरोध तो है ये। और कुछ कोशिकाएं हैं जो जीवाणुओं या रोगाणुओं का भक्षण करती है, उनको नष्ट करने का काम करती है, जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। मैक्रोफेज, नंबर 2 है मोनोसाइट, नंबर 3 है न्यूट्रोफिल। अब बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 हमारा है वो है जवर, यानी शरीर का ताप बढ़ जाना और लगे हुए स्थान पर सूजन आ जाना। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा विधि की। हमारे पास जो नंबर 2 विधि है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। बात करते हैं उपार्जित का। उपार्जित का मतलब ये जन्मजात तो नहीं होती। उसके बाद में उपार्जित प्रतिरक्षा विधि सभी रोगाणुओं के लिए अलग अलग होती है, इसलिए इसे विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि भी बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, यह हैं सभी रोगाणुओं के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करती है, अतः इसे विशिष्ट
प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। अब उसके अंदर जो हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा थी, उसके अंदर कोई प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता, लेकिन इस प्रकार की प्रतिरक्षा विधि में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। तो लिख लेते हैं, इसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, जो रोगाणु से क्रिया कर सक्रिय हो जाती है तथा रोगाणु का उन्मूलन करती। तो ये तो बात थी कि उपार्जित प्रतिरक्षा विधि क्या होती है। अब इसके बाद में ये भी दो प्रकार की होती है, तो लिख लेते हैं, ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 सक्रिय प्रतिरक्षा, और नंबर 2 निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधियों की। नंबर ए लिख लेते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय का मतलब स्वयं क्रियाशील या क्रियाशील, यानी इसके अंदर जितनी भी प्रतिरक्षियां बनेगी उनका निर्माण शरीर स्वयं करेगा, बाहर से कोई प्रतिरक्षी नहीं देनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं, इसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण कर रोगाणुओं से सुरक्षा करता है। तो ये तो बात थी सक्रिय की। अब बात कर लेते हैं निष्क्रिय की। निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा में यानी अक्रियाशील, यानी इसमें शरीर काम नहीं करता, तो लिख लेते हैं, इसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण शरीर द्वारा नहीं किया जाता, अपितु
टीके या वैक्सीन के रूप में बाहर से प्रविष्ट करवाई जाती। अब इसमें शरीर कोई काम नहीं करता, जो भी प्रतिरक्षी है वो बाहर से प्रविष्ट करवाई जाएगी। जैसे उदाहरण लिख लेते हैं, कौन से रोग हैं जिनकी बाहर से दी जाती है। डिप्थीरिया, टिटनेस आदि के टीके। तो आज की वीडियो में या आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का जो है प्रतिरक्षी व प्रतिजन, तो उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। चलो एक टाइम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो कुछ आज पढ़ा वो तो सबसे पहले हमने पढ़ा वो था हमारा प्रतिरोधक क्षमता, यानी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान का मतलब ये था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणु उन्मूलन से संबंधित क्रियाओं व अंगों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। नंबर 3 हमने पढ़ा प्रतिरक्षा विधि। तो प्रतिरक्षा विधि में हमने 2 प्रकार की पढ़ी। नंबर 1 था वो था स्वाभाविक ने में हमने 4 प्रकार से पढ़े थे। नंबर 1 था भौतिक अवरोध, नंबर 2 था रासायनिक अवरोध, नंबर 3 था वो था कोशिकीय अवरोध, और नंबर 4 जो था वो था जवर यानी बुखार व सूजन। भौतिक अवरोध में हमने पढ़ा था त्वचा, नासा छिद्र के बाल व श्लेष्मा। ठीक है। रासायनिक अवरोध में पढ़ा था हमने आंसू, लार, पसीना। कोशिकीय अवरोध में हमने पढ़ा था न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। उसके बाद में ये तो हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा था बी उपार्जित प्रतिरक्षा पढ़ी थी। उसमें हमारे पास 2 प्रकार थे, एक तो था सक्रिय और एक था निष्क्रिय। अब इससे पहले बात करते हैं स्वाभाविक की। तो स्वाभाविक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ये जन्मजात होती है, सभी के लिए समान होती है। और ये क्या होती है? उपार्जित, ये बाद में प्राप्त होती है जन्म के पश्चात, और ये सभी रोगाणुओं के लिए अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय इसके 2 प्रकार थे। सक्रिय में शरीर कार्य करता है, यानी शरीर स्वयं बनाता है, और इसमें बाहर से जो प्रतिरक्षियाँ हैं वो बाहर से प्रवेश करवाई जाती है। तो ये पढ़ा था हमने आज। चलो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की क्लास में